वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6 to 8। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक पढ़ेंगे। कारक क्या है? तो कारक को समझने के लिए हम परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषता क्रिया से बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है, यानी हिंदी भाषा में कुल कारक 8 होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कारक और कारक के चिन्ह लिख रखे हैं और उनको चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो मैं रीड करूँगी। कर्ता, कर्ता कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए या को। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पर। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होगा हे, ओ, अरे इत्यादि। अब हम कारक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे पहला आपका है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। तो हम इसको समझेंगे परिभाषा से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा। दूसरा है आपका सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो सिपाही ने क्या काम किया? चोर को पकड़ने का काम किया, यानी क्या क्रिया की? उसने पकड़ने का काम किया। मोहन पुस्तक पढ़ता। अब आप लोग इसमें सोचेंगे कि इसमें तो कोई कर्ता की विभक्ति चिन्ह दे ही नहीं रखा है, लेकिन ऊपर आप देखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है। तो यहाँ मोहन क्या क्रिया कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है। जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। तो राम ने क्या किया? रावण को मारा। तो राम ने क्या कार्य किया? राम ने जो कार्य किया है उसका फल किस पे पड़ा? रावण पे पड़ा। तो रावण को मारा। रमेश ने मोहन को पत्र लिखा। तो रमेश ने क्या कार्य किया और फल किसको मिला? मोहन को। तो रमेश ने क्या किया? मोहन को पत्र लिखा। यहाँ पे फिर आप वापस देखिए, राजू बाजार गया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दे रखा है। तो हम इसको समझेंगे जैसे ऊपर वाली परिभाषा में लिखा है कि जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है, यानी कि राजू क्या कार्य कर रहा है? बाजार जा रहा है। राजू ने क्या किया? बाजार गया। तो फल क्या मिला? कि बाजार से कुछ सामान लेके आया, यानी कि वो कोई कार्य कर रहा है। फिर है तीसरा करण कारक। करण कारक की विभक्ति चिन्ह होगी से या के द्वारा। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि जो कार्य करता है वो जिस कार्य से क्रिया करता है, जिसकी सहायता से क्रिया करता है, वहाँ करण कारक होगा। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा। तो राम ने क्या किया? कलम के द्वारा पत्र लिखा। राम किससे पत्र लिख रहा है? कलम से पत्र लिख रहा है। फिर है सीता चाकू से फल काटती है। सीता किससे फल काट रही है? चाकू से। सीता चाकू से फल काटती। तो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखी है। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखी है वह क्या है? कारक चिन्ह के या चिन्हों की विभक्ति चिन्ह है वो, कि विभक्ति चिन्हों से हम किसी भी कारक को पहचान सकते हैं। फोर्थ है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को, के लिए। तो इसकी परिभाषा होगी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहता है। यानी कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया कर रहा है वह संप्रदान कारक कहलाएगा। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना ला रही है। तो चिड़िया किसके लिए दाना ला रही है? बच्चों के लिए। तो चिड़िया किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए क्रिया कर रही है? अपने बच्चों के लिए कर रही है। सीता ने गीता के लिए चाय बनाई। तो सीता ने क्या काम किया है और किसके लिए किया है? गीता के लिए। सीता ने गीता के लिए क्या किया है? चाय बनाई। अब नेक्स्ट आप देखिए, वह भूखे को अन्न देता। तो आप फिर कहेंगे कि मैडम यहाँ तो कोई विभक्ति चिन्ह आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह यह है को। वह भूखे को अन्न देता है। तो वह कौन है? कोई भी। वह भूखे को क्या दे रहा है? क्या काम कर रहा है वो? भूखे व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है? वो अन्न दे रहा है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। फिर है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है, अपादान कारक का मतलब होता है अलग, यानी कि से विभक्ति चिन्ह आएगा और इसका अर्थ होगा अलग होना, यानी किसी भी चीज़ को किसी से अलग करना। जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है वहाँ अपादान कारक होता है, यानी किसी को भी किसी से अलग करना। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण पढ़ूंगी कि पेड़ से पत्ता गिरता है।
तो पेड़ से पत्ता क्या गिर करके अलग हो गया, वापस हुआ, वापस जुड़ेगा नहीं उस पर, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग करा जा रहा है और यहाँ पे से का प्रयोग किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु से अलग होना बता रहा है। सेकंड है आपका छात्र राजू बस से कूद पड़ा। राजू बस से कूद पड़ा। राजू किससे कूदा, बस से। राजू बस से कूद पड़ा, है ना। थर्ड है आपका छात्र विद्यालय से चले गए। तो छात्र कहाँ से चले गए, विद्यालय से चले गए। अब वो नेक्स्ट डे आएंगे या जब उनको आना होगा तभी वो आएंगे, लेकिन एक बार तो वो विद्यालय को छोड़ चुके हैं, यानी कि उनसे अलग हो गए। फिर है 6 आपका संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब है कि किसी भी सर्वनाम या संज्ञा शब्दों को के रूप को संबंध बताता है। जैसे संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होंगे का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पे हम परिभाषा से समझेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे उसके किसी वस्तु के साथ संबंध का बोध हो, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे उस वस्तु का संबंध का बोध हो, तो वहाँ क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, उदाहरण में लिखा है यह तुम्हारा घर है, तो यहाँ सर्वनाम क्या है, यह है। इस सर्वनाम से हमको पहचानना है। सेकंड है आपका राम का भाई आ रहा है। तो राम का कौन आ रहा है, भाई आ रहा है, तो संबंध क्या है, भाई का संबंध है। फिर है ये मेरी बहन है, तो यहाँ पे वापस ये मेरी बहन है, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। फिर है नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ अधिकरण कहलाते हैं। जैसे कुर्सी पर, माँ कुर्सी पर बैठी है। माँ कुर्सी पर बैठी, तो कुर्सी क्या हुई, माँ किस पे बैठी है, कुर्सी पर, तो कुर्सी क्या हुई, बैठने का आधार हुई, है ना। तो माँ कुर्सी पर बैठी है, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखी है और अंडरलाइन में देखिए आप पर पे मैंने अंडरलाइन की है, तो ये पर क्या है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। पेड़ पर सुंदर बंदर बैठा है, तो पेड़ किस पर बैठा है, बंदर किस पर बैठा है, सॉरी रिपीट अगेन, पेड़ पर सुंदर बंदर बैठा है, तो बंदर किस पर बैठा है, सुंदर बंदर पेड़ पर बैठा है, तो उसका आधार क्या हुआ, बैठने का आधार क्या हुआ, पेड़। फिर है थर्ड, पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। तो पुस्तकें कहाँ रखी हुई, अलमारी में, तो पुस्तकों का आधार क्या हुआ, अलमारी। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह किसका प्रयोग हुआ, में का प्रयोग है। नेक्स्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में हे, रे, अरे, ओ वाक्यों में संज्ञा के जिस रूप में बुलाने, है ना, पुकारने, सावधान करने का बोध होता है, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। यानी कि वाक्य में संज्ञा के जिस रूप में बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है वह संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे अरे बच्चों यहाँ आओ, यहाँ संबोधन हुआ है, अरे बच्चों यहाँ आओ, तो यहाँ अरे क्या है, संबोधन कारक है। आपको इन चिन्हों से आपको पहचानना है कि कौन सा यहाँ कारक आएगा। तो जहाँ अरे, हे, रे, ओ आते हैं तो वहाँ पे अपन संबोधन कारक समझ सकते हैं। सेकंड या अरे वहाँ खतरा है, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को, किसी को भी क्या कर रहा है, वो सावधान कर रहा है। जैसे ऊपर वाक्य में लिखा है कि वाक्य में संज्ञा के जिस रूप में बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है वहाँ संबोधन कारक होता है। तो अरे वहाँ खतरा है, तो क्या कर रहा है, वो सावधान कर रहा है कि वहाँ मत जाना, वहाँ क्या है, खतरा है। फिर आपका थर्ड, हे राम मेरी पुकार सुनो। तो भगवान से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान को संबोधित करके वो अपनी प्रार्थना कर रहा है कि हे राम मेरी पुकार सुनो। आई होप आपको यह कारक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। फिर है सेकंड है हिंदी भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं। फिर है थर्ड, विभक्ति किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं और सारी परिभाषाएं याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंग और वचन के बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।